हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। हर हर जरा सोचिए, एक ऐसे शख्स के बारे में जो हजारों इंसानों के कत्ल का जिम्मेदार हो, जो एक ऐसे नजरिए पर यकीन रखता हो कि उस नजरिए के निफाज के लिए एक पूरी कौम का खात्मा करना उसके लिए एक आम सी बात हो, जिसके दिल में नफरत इस कदर बढ़ चुकी हो कि मासूम बच्चों और औरतों को एक भेड़िए की तरह कुचलना उसके लिए फख्र हो। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब एक ऐसा शख्स हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों इंसानों को मुतासिर करे और फिर एक ऐसे मुल्क का वजीर आजम बने जो दुनिया में अपने आप को जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार कहलाता है। आज एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात यानी गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक कस्बे वडनगर में एक हिंदू गुजराती खानदान में हुई। मोदी के मुताबिक इसको बचपन में अपने बाप के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ती थी। मोदी जब 8 साल का था तो उसका तारुफ RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हुआ और वो RSS के ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिसने उसको RSS में बाल वैम सेवक यानी एक जूनियर कैडेट के तौर पर भर्ती कर लिया और सियासी तौर पर उसकी सरपरस्ती करने लगा। RSS हिंदू रजाकारों की एक ऐसी सियासी तंजीम है जिसका मानना है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है। हिंदू मुआशरे को मुत्तहिद करने और हिंदू सकाफत को फैलाने के लिए RSS का कयाम अमल में आया। इसके मेंबरान बॉय स्काउट के यूनिफॉर्म में मलबूस हुआ करते थे और इनकी फौजियों की तरह ट्रेनिंग हुआ करती थी। इसका बॉय स्काउट इमेज नज़्मो ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और फरमाबरदारी के असूलों पर मबनी एक फरेब है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में तमाम दीगर नस्लों पर हिंदुओं की बरतरी कायम करना है। RSS उस जमाने में बनी जब यूरोप में फाशिज्म फैल रहा था। RSS को फाशिज्म का नस्ली बालादस्ती का आइडिया पसंद आया, जिसे यूरोपीय फाशिस्ट ने एक कॉमन एनिमी के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए बनाया था और RSS के लिए ये कॉमन एनिमी मुस्लिम कम्युनिटी थी। इसी जमाने में खानदान के बड़ों ने रवायती असूलों के मुताबिक मोदी की शादी जशोदा बहन चिमन लाल के साथ कर दी। मोदी ने ये शादी जबरदस्ती की क्योंकि वो RSS का प्रचारक बनना चाहता था और इसी वजह से ये शादी राज रही और अज़दवाजी ताल्लुक के बगैर कुछ अरसा कायम रही। लेकिन मोदी RSS के हिंदू नजरिए पर इस कदर पुख्ता हो चुका था कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। अगरचे कभी तलाक नहीं हुई, लेकिन 2014 तक इस शादी को मोदी ने छुपाए रखा और फिर 2014 में इस शादी को उसने कबूल किया। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपने शादीशुदा जीवन पर चुप्पी तोड़ ही दी। वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने पत्नी के कॉलम में जशोदा बेन का नाम लिखा है। बालिग होने के बाद मोदी की पहली सियासी सरगर्मी 1971 में थी, जब वो बांग्लादेश की आजादी की जंग में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में दिल्ली गया। इंदिरा गांधी की हुकूमत ने मुक्ति बाहिनी की खुली हमायत पर जब पाबंदी लगाई तो मोदी को कुछ अरसा तिहाड़ जेल में भी गुजारना पड़ा। जंग के बाद मोदी RSS का फुल टाइम प्रचारक बन गया। जंग से कुछ अरसा पहले मोदी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया और इसी वजह से इनामदार ने मोदी की सियासी सरपरस्ती करने का फैसला किया। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी ने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। फिर 1983 में इसने गुजरात से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसकी तालीमी काबिलियत को लेकर काफी शक व शुबे का इजहार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में इमरजेंसी का ऐलान किया। इस अरसे के दौरान सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दिया गया।
اور مخالف گروپوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مودی کو گجرات کی لوک سنگھرش سمیتی کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا، جو کہ گجرات میں ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والی RSS کی ایک کمیٹی تھی۔ اس کے فوراً بعد RSS پر پابندی لگا دی گئی۔ مودی کو گجرات میں انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اکثر بھیس بدل کر سفر کیا کرتا تھا، کبھی کسی بدھسٹ مونک کے روپ میں تو کبھی سکھ کے روپ میں۔ پھر 1985 میں وہ گجرات واپس آ گیا اور RSS نے اس کو BJP کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ BJP RSS کی پولیٹیکل فرنٹ جماعت ہے۔ اگلے سال گجرات سے تعلق رکھنے والے BJP کے رہنما شنکر سنگھ واگھیلا نے لوک سبھا کے الیکشن کی نشست ہارنے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ مودی نے پارٹی میں گروپنگ ختم کرنے کے لیے واگھیلا کی جگہ BJP لیڈر کیشو بھائی پٹیل کے حامیوں کی حمایت کی۔ اس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے 1998 کے انتخابات میں BJP کو اکثریت حاصل کرنے میں مدد ملی اور اسی سال مودی کو BJP کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ 2001 میں کیشو بھائی پٹیل کی صحت خراب ہو گئی اور BJP نے ضمنی انتخابات میں اسٹیٹ اسمبلی کی چند سیٹیں کھو دیں۔ اختیارات کے غلط استعمال، بدعنوانی اور ناقص انتظامیہ کے الزامات بھی لگے۔ 2001 میں بھوج میں آئے زلزلے میں انتظامیہ کے ناقص کردار کی وجہ سے کیشو بھائی پٹیل کی ساخت اور خراب ہوئی۔ BJP کی قومی قیادت نے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نئے امیدوار کی تلاش شروع کی اور مودی کو متبادل کے طور پر دیکھا گیا۔ LK اڈوانی کیشو بھائی پٹیل کو مکمل طور پر بے دخل نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ مودی کی ناتجربہ کاری پر فکر مند بھی تھے، جس کی وجہ سے مودی کو نائب وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش کی گئی، جو مودی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ وہ گجرات کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوں گے یا بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح 7 اکتوبر 2001 کو مودی نے پٹیل کی جگہ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے لیے حلف لیا۔ હું નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું اور پھر 27 فروری 2002 کی صبح آئی۔ ایودھیا سے احمد آباد واپس آنے والی سامراتی ایکسپریس گودھرا کے ریلوے اسٹیشن پر رک گئی۔ مسافر ہندو یاتری تھے اور ایودھیا سے واپس آ رہے تھے۔ ٹرین کے مسافروں اور ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم کے دکانداروں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا پر تشدد ہو گیا اور غیر یقینی صورتحال میں ٹرین کے 4 ڈبوں میں آگ لگ گئی، جس کے اندر بہت سے لوگ پھنس گئے۔ آتش زدگی کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 60 افراد جھلس کر مر گئے۔ 2003 میں کنسرن سٹیزن ٹریبیونل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ آگ ایک حادثاتی طور پر لگی تھی۔ کئی دیگر آزاد مبصرین نے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ آگ یقیناً حادثاتی طور پر لگی تھی۔ آگ لگنے کی ابتدائی وجہ کبھی حتمی طور پر طے نہیں ہو سکی۔ ہسٹورین اینزلی تھامس کے مطابق ٹرین پر حملے کی سرکاری کہانی کہ اسے پاکستان کے حکم پر کروایا گیا ہے ایک مکمل طور پر بے بنیاد بات ہے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے یہ اعلان کیا کہ یہ ٹرین حملہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ مقامی اخبارات اور ریاستی حکومت کے کارکنان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حملہ پاکستان سے کروایا گیا ہے اور مقامی مسلمانوں نے اس منصوبے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ مقامی اخبارات کی طرف سے جھوٹی کہانیاں پھیلائی گئیں اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلمان لوگوں نے ہندو عورتوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ مودی کی حکومت نے جلی ہوئی لاشیں ریاست کے سب سے بڑے شہر میں لانے کا فیصلہ کیا اور اس کو عوام کے سامنے دکھایا گیا۔ ان کی پارٹی نے ہڑتال کی کال دی۔ ہڑتال مہینوں کے تشدد میں بدل گئی اور گجراتی پولیس محض ایک تماشائی بنی رہی۔ راہ چلتے لوگوں کو روک کر ان کے کپڑے اتروائے جاتے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مقامی حکومت نے مسلمانوں کے گھروں اور کاروبار کی نشاندہی کی اور یہ معلومات حملہ آوروں تک پہنچائی گئی۔ حملہ آور ٹرکوں میں زعفرانی لباس اور خاکی شارٹس پہنے مختلف ہتھیار اٹھائے مسلم کمیونٹیز میں پہنچے۔ حملہ آوروں نے مسلمانوں کی ملکیت یا ان کے زیر قبضہ عمارتوں کو نشانہ بنایا، جبکہ ان کے ساتھ ہندو عمارتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ متاثرین کی جانب سے پولیس کو بہت سی کالز کی گئیں، لیکن پولیس نے ان کو بتایا کہ ہمیں آپ کو بچانے کے لیے کوئی حکم نہیں ملا۔ کچھ مقامات پر پولیس نے اپنا دفاع کرنے والے مسلمانوں پر گولیاں چلا دی۔ فسادیوں نے اپنے حملوں کو منظم کرنے کے لیے موبائل فونز کا استعمال کیا۔ ان تمام حالات میں ایک مسلم سابق MP
ईशान जाफरी भी अपने घर में छुपे हुए थे। बहुत से मुसलमान लोग उनके घर में छुपने के लिए पहुंचे कि शायद एक साबिक एमपी के घर में ये मुजाहिरीन ना पहुंच सके, लेकिन मुजाहिरीन ईशान जाफरी के घर भी पहुंच गए और ईशान जाफरी को मारने के नारे लगाने लगे। ईशान जाफरी ने बहुत से सियासतदानों को कॉल्स लगाई कि वो उनकी मदद करें, लेकिन सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। और फिर ईशान जाफरी ने मोदी को कॉल लगाई और मोदी ने भी जवाबन सिर्फ गालियां बकी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक ईशान जाफरी बिल्कुल नाउमीद हो गए और हालात को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो अपने घर के सामने मौजूद हजूम के सामने गए और उनसे कहा कि मुझे मारने से अगर तस्कीन मिलती है तो मुझे मार दो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। और फिर हजूम ने ईशान जाफरी की गर्दन काट दी और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाद में एक जज ने फैसला दिया कि ईशान जाफरी ने हजूम पर गोली चलाकर उनको उकसाया था और इस तरह सारा कसूर ईशान जाफरी पर डाल दिया गया। 28 फरवरी को दिन के इख्तिताम तक रियासत भर के 27 कस्बों और शहरों में कर्फ्यू नाफिज हो चुका था। एक अंदाजे के मुताबिक इन वाकयात में 230 मसाजिद और 274 दरगाहें तबाह हुई। तारीख में पहली दफा फिरका वाराना फसादात में हिंदू खवातीन ने भी हिस्सा लिया और मुसलमानों के दुकानों को लूटा। एक अंदाजे के मुताबिक इन पुरतशद्दुद वाकयात में 1.5 लाख लोग बेघर हुए, जिनमें ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की थी। ये भी वाज़ेह हो गया कि हमले सिर्फ मुसलमान मर्दों पर नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन और बच्चों पर भी हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी तंजीमों ने भारतीय हुकूमत और गुजराती हुकूमत को इन पुरतशद्दुद वाकयात का जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और श्रीलंका की खवातीन पर मुश्तमिल इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट किया कि रियासत में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को दहशत ज़दा करने के लिए जिनसी तशद्दुद को एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बच्चों को जिंदा जलाकर हलाक कर दिया गया और इज्तमाई कब्रें खोदने वालों ने दफन लाशों को जला हुआ और नाकाबिले शनाख्त करार दिया। मुस्लिम खवातीन और लड़कियों के खिलाफ होने वाले जिनसी तशद्दुद की वजाहत करते हुए रीनू खन्ना लिखती हैं कि उन्हें जिंदा बच जाने वालियों ने बताया कि उनके जबरदस्ती कपड़े उतरवाए गए, उनके साथ इज्तमाई ज्यादती की गई, जिस्म में अशिया दाखिल की गई, छातियों को काटा गया, पेट काटे गए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी काटा गया। खवातीन के जिस्मों पर हिंदू मजहबी अलामतों को दागा गया। 1 मार्च 2002 को फिरका वाराना जनून ने वडोदरा को अपनी लपेट में ले लिया। दी बेस्ट बेकरी वडोदरा के हनुमान टेकरी इलाके में एक छोटा सा आउटलेट था। हजूम ने इस बेकरी पर हमला किया और इस बेकरी को जला दिया और साथ में 14 अफराद को भी जला दिया गया। ये हमला 2002 के गुजरात फसादात का हिस्सा है। जहीरा शेख जो जिंदा बच जाने वालों में से एक थी और इस वाकये की चश्मदीद गवाह थी। उनके टेलीविजन इंटरव्यू के मुताबिक शाम को तकरीबन 8 बजे एक बड़े हजूम ने बेकरी को घेर लिया। जब हजूम इकट्ठा हुआ तो उसके खानदान वाले छत पर भाग गए और कुछ ने खुद को पहली मंजिल के कमरों में बंद कर लिया। जहीरा शेख का खानदान बेकरी के ऊपर वाले मकान में रहा करता था। हमला आवरों ने पहले आटे की बोरियों समेत बेकरी की चीजों को लूटा और उसके बाद उन्होंने बेकरी में मौजूद चीजों और लोगों को आग लगा दी, जिनमें से ज्यादातर जहीरा शेख के खानदान वाले थे। कत्ल का ये सिलसिला शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक जारी रहा। जहीरा शेख ने FIR दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की नाकिस कार्रवाई और शवाहिद की कमी की वजह से तमाम 21 मुजरिमान को बरी कर दिया गया। ये तशद्दुद बड़े पैमाने पर एक इंतहा पसंद हिंदू कौम परस्त ग्रुप VHP ने करवाया, जिसका RSS से बराह रास्त ताल्लुक था। VHP रियासती इंतजामिया के बगैर ये पुरतशद्दुद वाकयात कभी नहीं कर सकती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी बराह रास्त जिम्मेदार है और मोदी ने सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात की और उन्हें हुक्म दिया कि वो इन फसादात में मुदाखलत ना करें। यूरोपीय यूनियन ने भी एक रिपोर्ट मुरत्तिब की और पता चला कि कुछ वज़रा ने भी इन वाकयात में हिस्सा लिया, लेकिन BJP के भी कई मेंबरान ने मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और इस पर इल्जाम लगाया। इन मेंबरान में से एक गुजरात के वजीर दाखिला हरीन पांड्या भी थे, जिन्होंने सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने बात करने पर रजामंदी जाहिर की।
सिटीजन ट्राइब्यूनल मिस्टर मोदी के किरदार और पुलिस के उनको अहकामात का जायजा ले रहा था। हरीन पांड्या ने ट्राइब्यूनल को बताया कि उन्होंने मिस्टर मोदी और सीनियर अहदेदारों के साथ रात को एक मुलाकात की और उन्होंने दावा किया कि मिस्टर मोदी ने कहा कि गोधरा में जो कुछ हुआ है इस पर पुलिस को हिंदू रद्दे अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पांड्या बहुत वाज़ेह तौर पर मोदी पर इल्जाम लगा रहा था। बाद में इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया और इसका इल्जाम उसकी बीवी नरेंद्र मोदी पर लगाती है। जब एक गैर मुल्की सहाफी ने गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम पर मोदी से सवाल किया और उसको बताया कि इस माहौल में मुसलमान अपने आप को बिल्कुल महफूज नहीं समझ रहे, तो मोदी ने उसको शट अप कॉल दी और उसको कहा कि मैं आपके तजज़िये से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, आप पहले अपने हकाइक दुरुस्त करें। रियासत गुजरात का इलाका बिल्कुल पुरअमन इलाका है, आपकी मालूमात बिल्कुल गलत हैं, आपने इस किस्म का कचरा कहाँ से इकट्ठा किया है मुझे नहीं पता। तो खातून रिपोर्टर ने कहा कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में आजाद रिपोर्ट्स भी शाया हो चुकी हैं। मोदी गुस्से में आ गए और कहा कि उन्हें किसी हुकूमत के अंदरूनी मामलात में बात करने का कोई हक नहीं है। जब उस रिपोर्टर ने इंसानी हकूक के बारे में पूछा तो मोदी ने कहा कि बराहे करम आप हमें इंसानी हकूक की तबलीग ना करें, हम जानते हैं कि इंसानी हकूक क्या हैं, आप अंग्रेज हमें इंसानी हकूक के बारे में मत बताएं। जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी इंतजामिया कुछ मुख्तलिफ और बेहतर कर सकती थी, तो मोदी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मीडिया को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तनकीद से बचने के लिए मोदी ने गुजरात में दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया और फाशिज्म का वो असूल अपनाया जिसमें वो वोट को पोलराइज करते हैं और इस तरह अक्सरियती वोट उनको हासिल हो जाता है। उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हिंदू कौम परस्ती की बात की और इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की हिफाजत का मुतालबा किया। इस शख्स ने हजारों मुसलमानों के कत्ल होने के बावजूद हिंदू वोट हासिल करने के लिए गोधरा वाक़े को दोबारा इस्तेमाल किया और इस तरह इंतखाबात में मोदी ने हिंदू कौम परस्ती के मकबूल एजेंडे को इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल की। मगरबी हुकूमतों ने गुजरात के तशद्दुद पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बरतानिया ने मोदी पर सफारती बायकॉट और सफरी पाबंदी आयद कर दी। 2005 में अमरीकी हुकूमत ने एक कानून के तहत मोदी का बाज़ाब्ता तौर पर वीजा मनसूख कर दिया। फसादात के तकरीबन 3 साल बाद मोदी ने अमेरिका आने के लिए सफारती वीजे के लिए दरख्वास्त दायर की, जहां वो एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन से खिताब करने वाले थे। अमेरिकी हुकूमत ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसके पास पहले से मौजूद बाकायदा वीजे को भी मनसूख कर दिया गया। एक बयान में हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर ने वजाहत देते हुए कहा कि मोदी गुजराती हुकूमत में कत्ले आम के लिए बराहे रास्त जिम्मेदार है और अमरीकी हुकूमत ने इस तरह के लोगों को अमरीकी वीजा देने के लिए मना कर दिया है। उसे बरतानिया में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, उसे अमरीका में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी पॉपुलिज्म के असूलों पर चलता हुआ बड़े बड़े मजमों को मुतासिर करने लगा। पॉपुलिज्म ऐसे ख्यालात और सरगर्मियों के मजमूए का सियासी नजरिया है जिसमें आम लोगों के ख्यालात की हमायत करना शामिल है। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको वो सुनाया जाता है जो वो सुनना चाहते हैं, जैसे महंगाई का खात्मा, तालीम और सेहत की फराहमी, चोरों को पकड़ना, लूटी हुई दौलत को वापस लेके आना वगैरह वगैरह। और अगर इसके साथ मजहब को शामिल कर दिया जाए तो फिर एक ऐसी अंधी और गुलाम कौम तैयार होती है जो अपने पॉपुलिस्ट लीडर को एक फरिश्ते का मकाम दे देती है और इसकी हर बात आंखें बंद करके मानने को तैयार होती है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूं। पॉपुलिस्ट लीडर खुद अशराफिया क्लास से ताल्लुक रखने के बावजूद अपने मुखालिफ एलीट क्लास को बदनाम करता है और चोर और डाकू के अलकाबात से नवाजता है और इस सारे अमल में सियासी तौर पर अवाम में मकबूल हो जाता है और आम अवाम इसको आखिरी हल समझकर उससे मोहब्बत करने लग जाती है और उसको अपनी अना और जिद बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यही किया और 2014 का इलेक्शन जीतकर हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गुजरात में मजहबी इंतहा पसंदी फैलाने के बाद मोदी अब हिंदुस्तान को आरएसएस के असूलों के मुताबिक एक हिंदू रियासत बनाने के लिए तैयार था। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमायां इजाफा हुआ और इन कार्रवाइयों में ज्यादातर कार्रवाइयां गाय के गोश्त के हवाले से थीं। अपनी हुकूमत के पहले 3.5 सालों में 44 लोगों को मार दिया गया और 200 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया, जिसमें से एक अलीमुद्दीन अंसारी का केस है। अलीमुद्दीन अंसारी पर यह इल्जाम था कि वो अपनी गाड़ी में बीफ लेकर जा रहा है। इसको चंद इंतहा पसंद हिंदुओं ने पकड़ लिया और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। जब उसकी वीडियो वायरल हुई तो बीजेपी के रहनुमा नीतानंद महतो को अलीमुद्दीन अंसारी के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन मोदी हुकूमत के एक वजीर ने उसकी और दीगर सजा याफ्ता मुल्जिमान की जमानत करवाने में मदद की और जब उनको जमानत मिल गई तो उस वजीर ने फूलों के हार लेकर उनका इस्तकबाल किया और इसके जवाब में उस वजीर ने कहा कि मैंने मदद इसलिए की क्योंकि ये बहुत गरीब लोग थे। इस बयान ने भारतीय हुकूमत के सेकुलर होने के नाम पर एक तमांचा रसीद किया और इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी ये मुल्जिमान आजाद फिर रहे हैं। मोदी ने इसकी मजम्मत तक नहीं की और खामोश रहा। उसकी खामोशी एक वाज़ेह इशारा था कि आगे बढ़ो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। 2019 के इलेक्शन में मोदी का हिंदू कौम परस्ती का पॉपुलिस्ट ब्रांड बहुत सारे और वोटर्स के साथ वापस आया और इसकी पार्टी ने हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी अक्सरियत हासिल की। मोदी की हलफ की तकरीब के सिर्फ 9 हफ्ते बाद कश्मीर के मकबूजा इलाके में फौज भेज दी गई। कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरा कश्मीर बैरूनी दुनिया से कट कर रह गया। 5 अगस्त को मोदी ने कश्मीर को खुद मुख्तारी देने वाले निजाम को खत्म कर दिया और बराहे रास्त पूरे कश्मीर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों कश्मीरियों की हुकाम से झड़पें हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। ये एक हॉरर शो की तरह था। आर्टिकल 370 की मनसूखी के पहले महीने में 4000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक बार जब फोर्सेज ने एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसके करीब स्पीकर का माइक रख दिया गया ताकि पूरा शहर उसकी चीखें सुन सके, लेकिन भारतीय हुकूमत ने ढिठाई के साथ इस तशद्दुद से इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ने इसके खिलाफ बात की और कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फिर मोदी हुकूमत में एक और क्राइसिस तब शुरू हुआ जब मुस्लिम कम्युनिटी को सिटीजनशिप एक्ट के तहत दबाने की कोशिश की गई। एनआरसी का मतलब तमाम हिंदुस्तानी शहरियों का रजिस्टर होना था ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन की शनाख्त की जाए और उनको मुल्क बदल किया जाए। इसे रियासत आसाम में पहले नाफिज किया जा चुका था, लेकिन मोदी इसे अब पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करना चाहता था। इस तरमीम पर बड़े पैमाने पर तनकीद की गई क्योंकि ये मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक के साथ मुंसलिक था, खास तौर पर मुसलमानों के लिए। तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने वालों का मुतालबा था कि इसे खत्म किया जाए और इसे पूरे मुल्क में लागू न किया जाए। इस बिल ने हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश बढ़ा दी। इस तरमीम के खिलाफ काफी स्टूडेंट्स भी सामने आए। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटियों में आमरीत और पुलिस के क्रैकडाउन के खिलाफ आवाज बुलंद की। नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के करीब बड़े एहतजाज हुए। मुजाहिरे शुरू होते ही अवाम ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उनको जला दिया और कई रेलवे स्टेशन पर तोड़ फोड़ की गई। भारतीय पुलिस ने यूनिवर्सिटी में घुसकर तलबा पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे 200 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए जबकि 100 के करीब को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई को बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में मुल्क भर के तलबा ने यकजहती के लिए एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में 27 दिसंबर 2019 तक हजारों तलबा को गिरफ्तार किया गया और 27 अमवात भी हुई। असम में मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वालों में 2 नाबालिग 17 साल बच्चे भी शामिल थे। 19 दिसंबर को पुलिस ने भारत के कई हिस्सों में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी के खिलाफ हजारों तलबा ने एहतजाज किया और पुलिस ने काफी तलबा को हिरासत में ले लिया। हलाक होने वालों में एक लड़का फैजान भी शामिल था, जिसे पुलिस ने बुरी तरह मारा और मुस्लिम होने की वजह से उसको हिंदुस्तान
ہندوستان کا قومی ترانہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ اس پر اتنا برا تشدد کیا گیا کہ وہ زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا۔ فیضان کو مارنے کا الزام کسی پولیس آفیسر پر نہیں لگایا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ جب سے مودی نے ہندوستان کا اقتدار سنبھالا تو ہندوستان کا آزاد معاشرے ہونے کا قابل فخر دعویٰ کئی جگہ پر منہدم ہو گیا۔ 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں سروے کیے گئے 180 ممالک میں سے ہندوستان 161 نمبر پر ہے۔ مودی حکومت نے اپنے ناقدین کو منظم طریقے سے ہراساں کیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خلاف حال ہی میں مودی نامی ہر شخص کو بدنام کرنے کا مضحکہ خیز الزام لگا کر پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا۔ مسلم تاریخ کو قومی نصابی کتابوں سے ختم کر دیا گیا۔ اسلامی ناموں والے شہروں کے نام تبدیل کر دیے گئے اور ہندوستان کی واحد مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر سے اس کی خود مختاری چھین لی گئی۔ مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد دولت کی تقسیم میں ایلیٹ کلاس جو کہ بھارتی عوام کا 1% ہے اس کا حصہ بہت بڑھ گیا۔ مودی نہ صرف بھارتی عوام کے لیے ایک خطرہ ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ کی متشدد آمرانہ حکومتوں کو تقویت دینے کی ایک طویل افسوسناک تاریخ ہے۔ اس نے اسرائیل، بھارت سمیت اسٹریٹجک اتحادیوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوری پسماندگی کو مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ مودی کے دورے امریکہ پر سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مسٹر مودی کو دعوت دینے کا مطلب ان کا یا ان کی حکومت کا جشن منانا بالکل نہیں ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے دونوں ملکوں کو قریب کرنا ہے۔ دنیا کی 3 اہم ڈیموکریسی رینکنگ نے بھارت کو پچھلی دہائی کے اندر نیچے گرایا ہے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود تمام دنیا کی نظریں بھارت پر مرکوز ہیں اور وہ مودی سے اور ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کو امریکی ویزا تک نہیں ملتا تھا اس نے اپنے آپ کو پاپولسٹ نظریات کے ذریعے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی زینت بنایا۔ عوام کو وہ سنایا جو وہ سننا چاہتے تھے، جھوٹ کو اتنا زیادہ بولا کہ جھوٹ سچ لگنے لگ گیا، مخالفوں کو چور اور لٹیرا کہا، مذہب کا بے دریغ استعمال کیا، اپنے حق میں آئے فیصلوں کو مانا اور اپنے خلاف آئے فیصلوں کو عدالتی بے ایمانی اور بکواس سے تشبیہ دیا، اپنے انویسٹرز کی جیبیں بھری اور مخالف جماعت کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے اور عوام میں اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ تیسری حکومت محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس بھی حصے سے تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی پاپولسٹ نظریات کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے، کیونکہ پاپولزم کا استعمال کرتا ہوا لیڈر ایک فریب کے ذریعے عوام کو بے وقوف بناتا ہے، جس کی مثال ہٹلر سے لے کر مودی تک ہر وہ لیڈر ہے جو مذہب کے ٹچ کے ساتھ عوام کو ٹیکنیکلٹیز کی بجائے وہ سناتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سب میں پاپولسٹ لیڈر خود تو کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کا ملک اور اس کے سپورٹر سالوں بعد بھی خوشی سے اپنی بربادی کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔